हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो है, ये है अरस्तू का जो नागरिकता का सिद्धांत है उसके बारे में है। जिन नागरिकता के संबंध में उसने विचार दिए हैं उसके बारे में ये वीडियो। पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में अरस्तू नागरिकता और संविधान पर विचार करता है। प्रथम पुस्तक में जहाँ वह कुटुंब को राज्य का सबसे छोटा घटक मानता है, वहीं तीसरी पुस्तक में वह लिखता है कि राज्य नागरिकों का समूह है। इस तरह नागरिकों की को राज्य का घटक मानकर वह नागरिकता के सिद्धांतों की चर्चा करता है। पॉलिटिक्स की जो तीसरी पुस्तक है में अरस्तु क्या करता है, नागरिकता और संविधान पर विचार करता है। प्रथम पुस्तक में जहाँ वह क्या करता है, कुटुंब को राज्य का क्या सबसे छोटा घटक मानता है, वही तीसरा पुस्तक में वह लिखता है कि राज्य नागरिकों का क्या है, समूह है। इस तरह नागरिकों को राज्य का घटक मानकर वह नागरिकता के सिद्धांत की चर्चा करता है। प्रचलित धारणाओं की आलोचना करते हुए अरस्तु यह प्रश्न उठाता है कि नागरिक कौन है, और सर्वप्रथम इस पर निषेधात्मक दृष्टिकोण से विचार करता है। अ, उसके अनुसार नागरिक कौन-कौन है, वो जो प्राचीन प्रचलित धारणाओं की वो गठन क्या करता है, प्रचलित जो उस टाइम पे जो धारणाएं थे नागरिक उसका क्या करता है, अरस्तु अ, खंडन करता है और कुछ धारणा देता है। प्रथम, केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी और दास भी राज्य में रहते हैं। फर्स्ट तो उसने कहा था कि कोई भी केवल निवास से ही कोई व्यक्ति क्या नहीं हो सकता है नागरिक, क्योंकि जो विदेशी और दास रहते हैं वो भी राज्य में रहते हैं। अभियोग चलाने का अधिकार भी नागरिकता प्रदान नहीं करता है, क्योंकि यह अधिकार विदेशियों को भी संधि द्वारा प्राप्त हो सकता है। तीसरा हो गया, जिनकी नागरिकता छीनी गई है या जिन्हें देश निकाला मिल चुका है, वे भी नागरिक नहीं है। किसी राज्य क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक की संतान होने से भी कोई नागरिक नहीं बन सकता है, क्योंकि यह लक्षण पुराने राज्यों के विषय में तो ठीक है हो सकता है, किंतु नए राज्यों के आरंभिक नागरिकों पर लागू नहीं हो सकता। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का निर्धारण जो होता है जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से नहीं होते, वरन नहीं हो जाता, वरन इस संबंध में व्यक्ति के राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता पर महत्व देता है। अरस्तु के अनुसार वह व्यक्ति नागरिक है जो अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। लोकतंत्र के लिए वह इस लक्षण को अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के न्याय संबंधी तथा विचार संबंधी कानून निर्माण के कार्य में भाग लेता है। अरस्तु का क्या कहना है कि नागरिकता का निर्धारण जन्म, निवास या कानूनी अधिकारों से नहीं होता है। उसने कहा कि जन्म का जो नागरिकता का निर्धारण जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से नहीं हो जाता, वरन इस संबंध में व्यक्ति के राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को महत्व देता है। अरस्तु के अनुसार वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से के प्रशासन तथा राज्य के पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। उसका एक अनुकूल में कहना है कि व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को महत्व देता है। नागरिकता इसलिए दी जानी चाहिए क्योंकि नागरिक वही माने जाने चाहिए। उसके अनुसार वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करता है। लोकतंत्र के लिए वह इस लक्षण को अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के न्याय संबंधी तथा विचार संबंधी या कानून निर्माण में भाग लेता है। न्याय संबंधी या कानून निर्माण में जो भाग लेता है वही नागरिक होने चाहिए। इस प्रकार नागरिक के संबंध में उसका विचार वर्तमान समय के विचार से बहुत भिन्न है। उसका नागरिक वर्तमान समय के नागरिक की भांति केवल मतदाता नहीं हो सकता, वरन वह शासक के कार्यों में वास्तविक रूप से भाग लेने वाला अ, क्रम अ, क्रम भाग लेने वाला क्रम से शासन तथा शासित बनने वाला कानून निर्माण और न्याय संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाला व्यक्ति है। नागरिक के संबंध में उसकी अवधारणा तत्कालीन यूनानी राज्यों की प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार के लिए एक इक्लेसिया नामक सभा होती थी तथा न्याय के लिए हेलिया नामक सभा होती थी, जिसमें 30 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिक भाग लेते थे। नागरिकता के संबंध में उसका जो विचार है वो वर्तमान से बिल्कुल क्या है, भिन्न है। नागरिक वर्तमान समय में क्या होता है, नागरिक की भांति केवल मतदान देना नहीं, वरन उसका जो नागरिक क्या था कि वर्तमान समय में जो नागरिक है वो केवल मतदाता ही नहीं, वरन शासन के कार्य में वास्तविक रूप से भाग लेने वाला क्रम से क्रम से शासन तथा शासित बनने वाले कानून निर्माण तथा न्याय संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाला व्यक्ति है। उसका जो नागरिक वो होना चाहिए जो शासन तथा शासित
शासित बनने वाला कानून निर्माण और न्याय संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाला व्यक्ति है। नागरिक के संबंध में उसकी यह धारणा तत्कालीन यूनानी राज्यों की प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार के लिए क्लेशिया नामक सभा होती थी तथा न्याय के लिए हेलिया नामक सभा होती थी, जिसमें 30 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिक भाग लेते थे। नागरिकता के आवश्यक गुण। नागरिक की परिभाषा के बाद यह उपस्थित होता है कि नागरिकता किन्हें प्राप्त होनी चाहिए। अरस्तु ने प्लेटो के समान नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में है। उसके अनुसार शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों का संपादन करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति तथा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। उसे शासक और शासित दोनों ही रूपों में कार्य करने वाली क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा ये गुण केवल उसी स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि इसके पास अवकाश हो। अरस्तु के लिए अवकाश का तात्पर्य छुट्टियों से नहीं वरन इन कार्यों को करने से है जो अपने आप साध्य हैं, साधन नहीं। खानों में काम करना, मकान बनाना या व्यवसाय करना ये सब जीविकोपार्जन के साधन है, साध्य नहीं। जबकि ज्ञान, चिकित्सा, राजनीति आदि कार्य अपने आप में साध्य हैं। अरस्तु का विचार है जिन व्यक्तियों का सारा समय और शक्ति जीविकोपार्जन के कार्य में लग जाती है, दूसरे शब्दों में जिन्हें अवकाश नहीं मिलता, वो सार्वजनिक क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं करते हैं। तो जो नागरिकता के आवश्यक गुण कहे हम अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, उसने प्लेटो की भांति अपने गुरु प्लेटो की भांति क्या कहा था कि नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में था। उसके अनुसार क्या था कि न्यायिक और जो कानूनी कार्यों का संपादन करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। इन कार्यों को करने के लिए शासन की न्यायिक और कानूनी कार्य करने उसे शासक और शासित दोनों ही रूप में कार्य करने वाली क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा ये गुण केवल उसी स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि इसके पास अवकाश हो। अरस्तु के लिए अवकाश का तात्पर्य केवल छुट्टी से नहीं है वरन ऐसे कार्यों को रोकने से जो अपने आप में क्या हो, साध्य हो और साधन नहीं है। उसका ये कहना था कि खानों में काम करना, मकान बनाना, व्यवसाय करना ये क्या है, जीविकोपार्जन के साधन है, साध्य नहीं है। जबकि ज्ञान, चिकित्सा, राजनीति आदि कार्य कार्य अपने आप में ही साध्य हैं। अरस्तु का विचार है जिन व्यक्तियों का सारा समय और शक्ति जीविकोपार्जन में लग जाती है, दूसरे शब्दों में जिन्हें अवकाश नहीं मिला, वो सार्वजनिक कार्यों के प्रति क्या नहीं कर सकते हैं, अपने कार्यों का संपादन नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं। अरस्तु इस प्रकार की विचारधारा के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित रखने के पक्ष में है। निम्नलिखित लोगों को नागरिकता से वंचित रखने के पक्ष में संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए उसके अनुसार, क्योंकि यह वर्ग गुणों का विकास नहीं कर सकता है तथा इसके राज्य के कार्यों में रुचि भी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त संपत्ति विहीन वर्ग को राज्य के संबंध में कोई अनुभव नहीं होता है। फर्स्ट तो उसने कहा कि संपत्ति विहीन जो व्यक्ति है उनको नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, इन लोगों में गुणों का विकास नहीं कर सकता है ये लोग। उसके अनुसार इसके इसके राज्य के कार्यों में क्या नहीं होती है, रुचि नहीं होती है। उसके अतिरिक्त संपत्ति विहीन वर्ग राज्य के प्रबंध का कोई अनुभव नहीं होता है। दासों को भी राज्य नहीं नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए उसके अनुसार। वे पारिवारिक जीवन में दास मात्र होते हैं। शारीरिक परिश्रम के कार्य करने के कारण उनमें उचित विवेक नहीं होता है, उनके पास अवकाश भी नहीं होता है। दूसरा युग तीसरा हो गया संपत्ति वर्ग, सॉरी श्रमिक वर्ग को भी वह नागरिकता से वंचित करना चाहता है क्योंकि उसके पास अवकाश नहीं होता है इस नागरिकता को गुण विकसित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। संपत्ति प्राप्त करने के अप्राकृतिक उपायों जैसे सूदखोरी आदि में संकलन लगने वाले व्यक्तियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों और बच्चों को भी वह नागरिकता नहीं देता है, मतलब स्त्रियों और बच्चों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनमें बौद्धिक क्षमता हिनकर स्तर की होती है। और उसके अनुसार सभी वृत्ति व्यक्तियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे राज्य के प्रति उत्तरदायित्व पूरे करने की स्थिति में नहीं होते हैं। आलोचना अरस्तु के जो नागरिकता का सिद्धांत है या नागरिकता के संबंधी जो उसके विचार है उसकी कुछ आलोचनाएं हैं। एक तो संकुचित परिभाषा है अरस्तु की नागरिकता संबंधी। अरस्तु की जो नागरिकता की परिभाषा है अत्यंत संकुचित है। केवल वो क्या करता है, विधि निर्माण संबंधी और न्यायिक कार्य में भाग लेने वाले व्यक्ति ही यदि नागरिक हो तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र में नागरिकों की संख्या कितनी कम होगी, आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू नहीं हो सकती है। अरस्तु का ही नागरिकता का सिद्धांत। अरस्तु द्वारा नागरिकता की परिभाषा आधुनिक प्रजातंत्र पर सही नहीं है। भारतीय आज का युग क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का युग है। सभी नागरिक न तो विधि का निर्माण कर सकते हैं, निर्माण में भाग ले सकते हैं, न ही न्याय प्रशासन में। धनिक तंत्र दृष्टिकोण है अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए जिनके पास क्या हो, संपत्ति हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल धनवान व्यक्ति ही केवल
व्यक्ति कानून निर्माता तथा जूरी के सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। धनी व्यक्ति कानूनों का निर्माण केवल अपने वर्ग के हित की दृष्टि से कर सकेंगे और उसका दुष्परिणाम जो है निर्धन वर्ग को भोगना पड़ेगा। धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण है ये अरिस्टोटल का नागरिकता से संबंधित। स्त्री को भी वंचित करता है नागरिकता से, ये उसका एक क्या है आलोचना है अरस्तु की। जो नागरिकता संबंध अरस्तु का कथन है कि स्त्रियां बचपन में ही अपने माता पिता पर निर्भर रहती है, यदि सेवा करती है तो मालिक पर निर्भर हो जाती है, उन्हें शादी के पश्चात पति पर आश्रित होती है, वो किसी न किसी प्रकार से दूसरे पर निर्भर रहती है, इसलिए उन्हें का अधिकार नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई स्त्री किसी पर निर्भर न हो तो उसे संपत्ति की उसकी उसकी अच्छी संपत्ति की स्वामिनी हो तो उसे नागरिकता क्यों नहीं दी जानी चाहिए। बड़े राज्यों में के लिए अनुपयुक्त है। अरस्तु का सिद्धांत अरस्तु का चिंतन नगर राज्यों के लिए समीचीन थी, क्योंकि वह नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा दिलवाना चाहता था, जो कि लघु नगर राज्यों में संबंध है, किंतु आज के विशाल प्रतिनिधित्व राज्यों को में उसका नागरिकता का सिद्धांत एकदम अनुपयुक्त है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अरस्तु का नागरिकता का संबंधी सिद्धांत के बारे में, उसके जो और आलोचना के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट on this video.